नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक सबसे दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, कि वो खुद को कैसे बदलता है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज जो देश की बुनियाद है, वो समय के साथ कैसे कदम मिलाता है। क्या ये इतना मजबूत है कि इसे कोई बदल ही ना सके, या फिर इतना लचीला कि हर सरकार इसे अपने हिसाब से मोड़ दे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो एम लक्ष्मीकांत की किताब से मिले इन स्रोतों के जरिए आज हम इसी कठोरता और लचीलेपन के संतुलन की कहानी को समझेंगे। और ये उन सभी के लिए खास है जो यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये विषय तो इंडियन पॉलिटी की आत्मा है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी कहानी ही एक संतुलन साधने की है। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा दस्तावेज चाहते थे जो यूं कहिए चट्टान की तरह मजबूत भी हो और नदी की तरह बहता भी रहे। उन्होंने दुनिया के दूसरे मॉडल्स भी तो देखे होंगे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने दो एक्सट्रीम मॉडल्स देखे। अच्छा। एक तरफ था ब्रिटेन का संविधान जो इतना लचीला है कि संसद एक साधारण कानून बनाकर उसे बदल सकती है। अच्छा। और दूसरी तरफ था अमेरिका का संविधान जो इतना कठोर है कि उसमें बदलाव लाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो भारत ने बीच का रास्ता चुना। हाँ बिल्कुल। और यही संतुलन ही पूरी बहस के केंद्र में है। और इस प्रक्रिया को हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में समझाया गया है। जी, सिर्फ एक अनुच्छेद, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस शक्ति पर एक बहुत बड़ी सीमा भी है। आप केशवानंद भारती केस की बात कर रही हैं। बिल्कुल, 1973 का वो ऐतिहासिक मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। ये एक ऐसा चेक है जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। हाँ। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया की मशीनरी को खोलकर देखते हैं। मान लीजिए सरकार को या किसी सांसद को लगता है कि इस संविधान में कुछ बदलने की जरूरत है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? पहला कदम क्या है? इसकी प्रक्रिया बहुत साफ तौर पे तय की गई है। सबसे पहला कदम है एक विधेयक यानी एक बिल पेश करना। और ये बिल कहाँ पेश हो सकता है? ये बिल सिर्फ और सिर्फ संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा? हाँ, राज्य की विधानसभाओं को संविधान में संशोधन शुरू करने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत में लिखा है कि ये विधेयक कोई मंत्री या निजी सदस्य भी पेश कर सकता है। ये निजी सदस्य कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। निजी सदस्य या प्राइवेट मेंबर का मतलब है कोई भी ऐसा सांसद जो सरकार में मंत्री नहीं है। अच्छा। यानी विपक्ष का कोई सांसद या सत्ता पक्ष का ही कोई सांसद जो मंत्री नहीं है, वो भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ला सकता है। वाह, यानी ये अधिकार सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बिल पेश हो गया। अब इसे पास कैसे किया जाता है? क्या ये सामान्य कानूनों जैसा ही है? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है। क्या? इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। ये विशेष बहुमत सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे एक डबल लॉक सिस्टम की तरह समझिए। डबल लॉक? हाँ, इसे पास करने के लिए दो शर्तें एक साथ पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, सदन की कुल संख्या का बहुमत, मतलब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कम से कम 272 सदस्यों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 50% से ज्यादा। और दूसरी शर्त ये है कि जितने भी सदस्य सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 हाँ कहें। अच्छा, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। बिल्कुल। ये दोनों ताले जब एक साथ खुलते हैं तभी बिल पास माना जाता है। समझ गया। ये एक डबल सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि कोई बड़ा बदलाव जल्दबाजी में ना हो सके। सही पकड़ा। और अगर एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे ने नहीं, तब क्या होगा? एक और महत्वपूर्ण बात यही है, दोनों सदनों को इसे अलग अलग इसी विशेष बहुमत से पास करना होता है। अलग अलग? हाँ। और अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाए तो साधारण बिल की तरह यहाँ संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब बिल वहीं खत्म हो जाएगा? वहीं खत्म। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा एक बहुत शक्तिशाली ब्रेक का काम कर सकती है। बिल्कुल। अगर लोकसभा में किसी पार्टी का प्रचंड बहुमत हो, तब भी वो राज्यसभा की सहमति के बिना अकेले संविधान नहीं बदल सकती। ये तो संघीय संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। आपने बिल्कुल सही समझा। अब इसमें एक और परत है। एक और? हाँ, अगर कोई संशोधन संविधान के संघीय ढांचे को मतलब फेडरल प्रोविजंस को प्रभावित करता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बिल्कुल,
तो ऐसे मामलों में संसद से पास होने के बाद इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, आधे राज्यों से? और वो कैसे? साधारण बहुमत से? हाँ, राज्यों को ये मंजूरी साधारण बहुमत से देनी होती है। और प्रक्रिया का अंतिम चरण? जब बिल संसद और जरूरी राज्यों से पास हो जाए तब यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और यहाँ एक और खास बात है। क्या? राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। मतलब वो मना नहीं कर सकते? नहीं, 1971 के 24th संशोधन अधिनियम के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति न तो अपनी सहमति रोक सकते हैं और न ही बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकते हैं। मतलब एक बार प्रक्रिया पूरी हुई तो उन्हें मुहर लगानी ही होगी? हाँ, लगानी ही होगी। ओके, ये प्रक्रिया तो समझ आ गई। लेकिन स्रोत में एक बात लिखी है जिससे मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। कौन सी बात? लिखा है कि अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का जिक्र है, लेकिन असल में संविधान को 3 तरीकों से बदला जा सकता है। ये तो नियमों के साथ खेलने जैसा लगता है। इसके पीछे क्या तर्क है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां हैं और परीक्षा के नजरिए से तो बहुत ही अहम है। देखिए, संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बदलने की प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है। अच्छा। पहला तरीका है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ये सबसे रूटीन किस्म के बदलावों के लिए है। जैसे कि जब तेलंगाना राज्य बना या किसी राज्य का नाम बदला गया, तो उसके लिए संविधान में जो बदलाव हुए वे इसी आसान तरीके से हुए। नागरिकता से जुड़े नियम या संसद का कोरम तय करने जैसे प्रावधान भी इसी में आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना भी नहीं जाता। बिल्कुल, तकनीकी रूप से इन्हें संशोधन कहते भी नहीं है, भले ही संविधान का टेक्स्ट बदल रहा हो। यानी संविधान की किताब का पन्ना तो बदला, पर उसे आधिकारिक तौर पर संशोधन का दर्जा नहीं दिया। ये तो प्रीलिम्स के लिए क्लासिक सवाल बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका वही है जिसकी हमने अभी विस्तार से चर्चा की, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। हमारा डबल लॉक सिस्टम। बिल्कुल। संविधान के ज्यादातर प्रावधान और खासकर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, वो सब इसी तरीके से बदले जाते हैं। ये अनुच्छेद 368 का मुख्य हथियार है। और तीसरा तरीका जो सबसे कठोर लगता है। हाँ, तीसरा तरीका सबसे मजबूत सुरक्षा कवच वाला है। इसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, और साथ में आधे राज्यों की सहमति भी। बिल्कुल, साथ में कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका इस्तेमाल तब होता है जब बदलाव की गूंज राज्यों की शक्तियों तक पहुंचती हो। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज केंद्र और राज्यों के शक्ति संतुलन को छूती है, उसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। सही समझे, ये हमारे संघीय ढांचे की सुरक्षा की गारंटी है। ये तो बहुत मजेदार बात है। और सबसे मजेदार बात ये है कि खुद अनुच्छेद 368 यानी संविधान बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को अगर बदलना हो तो उसके लिए भी इसी तीसरे और सबसे कठोर तरीके का इस्तेमाल करना होगा। वाह, ये एक तरह का सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म है। बिल्कुल। सुनने में तो ये प्रक्रिया बहुत सोची समझी और संतुलित लगती है, जहां हर स्तर पर चेक्स और बैलेंस हैं। लेकिन क्या ये वाकई में इतनी परफेक्ट है? मतलब इसमें भी कुछ खामियां हैं जिन पर आलोचक उंगली उठाते हैं। हाँ, कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती और इसकी भी आलोचनाएं हैं, और ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। पहली बड़ी आलोचना यह है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए अमेरिका की तरह कोई विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सम्मेलन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। हाँ, ये सारी शक्ति संसद को ही दे दी गई है। यानी जो संस्था रोजमर्रा के कानून बनाती है, वही देश के सबसे बड़े मौलिक कानून को भी बदल सकती है। ये तो शक्तियों के एक ही जगह केंद्रित होने जैसा लगता है। यही आलोचकों का मुख्य बिंदु है। दूसरी आलोचना इसी से जुड़ी है कि संशोधन शुरू करने की शक्ति भी सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। मतलब राज्य कुछ नहीं कर सकते? राज्य विधानमंडल खुद से कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकते, सिवाय एक छोटे से मामले के। वो क्या है? अपने राज्य में विधान परिषद बनाने या हटाने का अनुरोध करना, लेकिन उस पर भी अंतिम फैसला संसद का ही होता है। ये सारी आलोचनाएं तो वाजिब लगती हैं, खासकर ये कि सारी शक्ति संसद के पास केंद्रित है। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। मतलब
क्या संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल और धीमी ना हो जाए? ये एक बहुत अच्छा तर्क है। शायद वे प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाए रखना चाहते थे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे संघीय सिद्धांत कमजोर होता है। हाँ, और तीसरी आलोचना इसी को आगे बढ़ाती है कि संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले संसद ही बदल सकती है। राज्यों की सहमति कुछ गिने चुने मामलों में ही चाहिए, और वो भी सिर्फ आधे राज्यों की। हाँ, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों की सहमति जरूरी होती है। स्रोत में एक और अजीब बात का जिक्र है, राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ है। इसका मतलब कोई राज्य चाहे तो किसी जरूरी राष्ट्रीय संशोधन को हमेशा के लिए लटका सकता है? सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, क्योंकि संविधान इस पर चुप है। ये एक प्रक्रियात्मक खामी है। आलोचक एक और बिंदु उठाते हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का न होना। और आखिरी आलोचना ये है कि ये प्रक्रिया काफी हद तक एक सामान्य विधायी प्रक्रिया जैसी ही है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास एक मजबूत स्थिरित प्रक्रिया है और दूसरी तरफ उसकी वाजिब आलोचनाएं हैं। इन सब के बावजूद क्या हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था सफल रही है? हाँ, इन कमियों के बावजूद आम राय यही है कि ये प्रक्रिया काफी हद तक सफल रही है। इसने एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। कैसे? ये न तो इतनी लचीली है कि सत्ताधारी दल इसे खिलौना समझकर अपनी मर्जी से बदलते रहें, और ना ही इतनी कठोर, और न ही इतनी कठोर कि देश बदलती जरूरतों के साथ तालमेल ही न बिठा सके। जैसा कि प्रसिद्ध विशेषज्ञ केसी वेयर ने कहा था, यह लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन है। और हमारे संविधान निर्माता जैसे नेहरू और अंबेडकर, वो इसके बारे में क्या सोचते थे? क्या वे इसे एक पत्थर की लकीर बनाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। स्रोत में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने संविधान सभा में कहा था, हम इस संविधान को जितना संभव हो उतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी संविधान में स्थायित्व नहीं होता। यदि आप किसी संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र के विकास को रोकते हैं। मतलब उनका साफ मानना था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। हाँ, कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर का क्या विचार था? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ने इस पर अंतिमता की कोई मुहर नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर संशोधन के लिए एक आसान प्रक्रिया प्रदान की है। एक फैसाइल प्रोसीजर? हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे अपनी जरूरतों और समय के हिसाब से ढाल सकें। उनके लिए संविधान एक साधन था, साध्य नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया इसकी एक अनूठी विशेषता है। हाँ, बिल्कुल। यह एक लचीला ढांचा है जिसमें विषय की गंभीरता के हिसाब से प्रक्रिया की कठोरता बदलती रहती है। अनुच्छेद 368 और विशेष बहुमत का डबल लॉक इसके केंद्र में है। राज्यसभा एक जरूरी सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। और इन सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत एक लक्ष्मण रेखा खींचता है जिसे संसद पार नहीं कर सकती। बिल्कुल। आलोचनाओं के बावजूद यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जो देश को जड़ होने से भी बचाता है और अराजक होने से भी। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो सांस ले सकता है। सही कहा। इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगी जिस पर वे सोच सकें? जरूर। स्रोत एक जगह कहता है कि संशोधन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान बहुत संक्षिप्त हैं, मतलब स्केची हैं, उनमें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। जिससे व्याख्या के लिए गुंजाइश बनती है। हाँ, और अदालतों में मामले ले जाने की भी। अब इस बात को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखें कि मूल ढांचे का सिद्धांत भी संसद ने नहीं बल्कि न्यायिक व्याख्या के माध्यम से ही विकसित किया है। सही बात है। तो सोचने वाला सवाल ये है, ये स्थिति संसद की संशोधन शक्ति और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के बीच शक्ति संतुलन के बारे में क्या दर्शाती है, और भविष्य में ये संतुलन किस ओर झुक सकता है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। और सवाल ये है कि क्या भारत की संसद के पास संविधान को किसी भी हद तक बदलने की शक्ति है? हाँ, मतलब क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है या छीन सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास M. लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी का एक अंश है, जिसे UPSC और SSC की तैयारी करने वाले तो एक तरह से अपनी गीता ही मानते हैं। तो आज हमारा मिशन है इसी स्रोत के आधार पर
संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को समझना। और ये सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर हुई एक जबरदस्त वैचारिक खींचतान का किस्सा है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है संविधान लागू होने के ठीक बाद। हाँ, 1951 में ही पहला मामला सामने आ गया। फैसला था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान की किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। अच्छा, तो शुरुआत में कोई रोक टोक नहीं थी? नहीं, कोर्ट ने एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 में जिस कानून मतलब लॉ शब्द का जिक्र है, उसमें सिर्फ सामान्य कानून आते हैं। ओह अच्छा, तो कोर्ट ने उस वक्त सामान्य कानून और संवैधानिक संशोधन कानून के बीच एक फर्क कर दिया। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट का तर्क था कि संविधान को बदलना एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है, ये रोजमर्रा का कानून बनाने जैसा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 13 की रोक संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होगी। सही समझे। इसका सीधा मतलब था कि संसद संवैधानिक संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। और ये स्थिति सज्जन सिंह केस 1964 में भी बनी रही। तो लगभग 15-16 सालों तक ये तय था कि संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर कुछ बदला? हाँ, 1967 का गोलकनाथ केस एक ऐतिहासिक मोड़ था। इस बार सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने दोनों फैसलों से कह सकते हैं 180 डिग्री पलट गया। पूरी तरह से? पूरी तरह से। कोर्ट ने एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया और कहा कि मौलिक अधिकारों को संविधान में एक उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय मतलब ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल दर्जा दिया गया है। मतलब उन्हें छुआ नहीं जा सकता? हाँ, कि संसद उन्हें ना तो कम कर सकती है ना ही छीन सकती है। इस बार कोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून ही है। अच्छा, तो अपनी ही पुरानी व्याख्या को खारिज कर दिया। जी, और अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे गैर संवैधानिक माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब जाहिर है संसद चुप नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। संसद ने इस फैसले पर सीधी प्रतिक्रिया दी। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के जरिए। ये तो सीधे सीधे गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए ही लाया गया होगा। हाँ बिल्कुल। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में बदलाव किए। और क्या कहा गया इसमें? साफ कर दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसे किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। तो अब स्थिति ये थी कि एक तरफ संसद का दावा था कि उसकी संशोधन शक्ति असीमित है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक टकराव की स्थिति बन गई थी। और मुझे लगता है अब उस केस का जिक्र आएगा जिसके बारे में हर अभ्यर्थी को जानना ही चाहिए। हाँ, अब हम आते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामले पर, केशवानंद भारती केस 1973। ये नाम तो सबने सुना है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच, 13 जज और सुनवाई 68 दिनों तक चली थी। 13 जज? हाँ, और फैसला भी 7-6 के बहुमत से तय हुआ था। बहुत ही करीबी मामला था। अच्छा, लेकिन इस केस में हुआ क्या? इसमें तो कोर्ट ने गोलकनाथ केस के अपने फैसले को पलट दिया था ना, और 24वें संशोधन को सही ठहराया। हाँ, यहीं पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब कोर्ट ने मान लिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये तो एक कदम आगे एक कदम पीछे जैसा लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि संसद जीत गई। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या छीन सकती है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा था और उसी लेकिन ने सब कुछ बदल दिया। और वो लेकिन क्या था? कोर्ट ने एक बिल्कुल नया सिद्धांत सामने रखा जिसे मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहा गया। बेसिक स्ट्रक्चर? जी, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति असीमित नहीं है। अच्छा।
ये शक्ति उसे संविधान के मूल ढांचे को बदलने या नष्ट करने की इजाजत नहीं देती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं। हाँ, कमरे भी छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव के खंभों को नहीं गिरा सकते, क्योंकि उन पर ही तो पूरा घर टिका है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और यह ऐतिहासिक फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। ये तारीख अभ्यर्थियों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक नया सिद्धांत तो आ गया, लेकिन क्या इसे वाकई में इस्तेमाल किया गया? सिद्धांत की असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे लागू किया जाता है। इसकी पहली बड़ी परीक्षा बहुत जल्द इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में हुई, जिसे इलेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। कौन सा प्रावधान था वो? उस प्रावधान में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। तो कोर्ट ने इसे क्यों रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। और मूल ढांचे का कौन सा हिस्सा? अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की नींव है और इन्हें किसी भी संशोधन से छीना नहीं जा सकता। तो इस फैसले ने दिखा दिया कि मूल ढांचे का सिद्धांत सिर्फ किताबी बात नहीं थी। बिल्कुल, ये एक मजबूत हथियार था। लेकिन संसद ने फिर एक कोशिश की, शायद अब तक की सबसे बड़ी कोशिश। हाँ, संसद 42वां संशोधन अधिनियम 1976 लेकर आई। इसने अनुच्छेद 368 में फिर से बदलाव किया। और क्या घोषित किया? ये घोषित कर दिया कि संसद की संवैधानिक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो एक तरह से संसद ने कहा कि हमारी शक्ति असीमित है, हम संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकते हैं और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। हाँ, ये मूल ढांचे के सिद्धांत को सीधे तौर पे खत्म करने जैसा था। लेकिन फिर कोर्ट का जवाब आया होगा? बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को ही गैर संवैधानिक ठहरा दिया। किस आधार पर? कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू खुद संविधान का एक बुनियादी लक्षण है जिसे छीना नहीं जा सकता। ये तर्क तो बहुत प्रभावी है, लेकिन अगर हम संसद के नजरिए से सोचें तो क्या ये न्यायिक अतिरेक या जुडिशियल ओवररीच नहीं है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। क्योंकि आखिर संसद को लोगों ने चुनकर भेजा है। हाँ, संसद का तर्क यही था कि वो लोगों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अलग था। कोर्ट ने कहा कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं। मतलब संसद संविधान से ऊपर नहीं हो सकती? बिल्कुल। कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में एक बहुत ही मशहूर टिप्पणी की थी। क्या थी वो? चूंकि संविधान ने संसद को एक सीमित संशोधन शक्ति प्रदान की है, इसलिए संसद उस सीमित शक्ति का प्रयोग करके उसे एक असीमित शक्ति में नहीं बदल सकती। वाह, मतलब एक सीमित शक्ति का धारक उसी शक्ति का प्रयोग करके उसे असीमित नहीं बना सकता। ये तो बहुत गहरा तर्क है। बिल्कुल। और फिर वामन राव केस 1980 ने एक और महत्वपूर्ण बात साफ कर दी। वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती मामले के फैसले की तारीख के बाद किए गए सभी संशोधनों पर लागू होगा। अच्छा, तो एक कट ऑफ डेट तय कर दी। हाँ, उससे पहले के संशोधनों पर नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है, और हमारे स्रोत में भी ये स्पष्ट लिखा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये साफ साफ नहीं बताया है कि मूल ढांचे में आखिर आता क्या क्या है। हाँ, इसकी कोई तयशुदा लिस्ट नहीं है। तो ये तो बहुत अजीब बात है। नहीं, शायद यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक विकसित होता हुआ, एक जीता जागता सिद्धांत है। कोर्ट ने जानबूझकर इसे परिभाषित नहीं किया है ताकि भविष्य की चुनौतियों के अनुसार इसकी व्याख्या की जा सके। बिल्कुल। समय के साथ अलग अलग न्यायिक फैसलों के माध्यम से इसके तत्व सामने आए हैं। तो हमारे स्रोत में दी गई सूची से कुछ प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं जो बार-बार सामने आए हैं? कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, वो तो सबसे ऊपर है। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा। ये तो बिल्कुल आधार स्तंभ है। और जाहिर है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हाँ, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी और संसदीय प्रणाली भी। और ये सूची समय के साथ बढ़ती रही है। जी हाँ, जैसे एसआर बम्बई केस 1994 ने संघवाद मतलब फेडरलिज्म
और धर्मनिरपेक्षता को और मजबूती से मूल ढांचे का हिस्सा बताया। तो इस पूरी यात्रा, इस खींचतान से हम क्या समझें? मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए कि कैसे भारतीय लोकतंत्र में एक अद्भुत संतुलन बनाया गया है। संसद जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, उसके पास कानून बनाने और संविधान में बदलाव करने की शक्ति है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि संविधान की आत्मा को ही नष्ट कर दे। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के संरक्षक के रूप में इस मूल ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान की मूल भावना, उसके बुनियादी आदर्श हमेशा जीवित रहे। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसका अर्थ और दायरा समय के साथ विकसित होता है। यह दिखाता है कि कैसे हमारा लोकतंत्र खुद को सुधारने और बचाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। चूंकि मूल ढांचे की कोई अंतिम और निश्चित सूची नहीं है, हाँ, तो ये लगातार विकसित हो रहा है। हाँ, तो जरा सोचिए कि भविष्य में जैसे जैसे हमारा समाज और राजनीति बदलेगी, कौन से नए तत्व इस सूची का हिस्सा बन सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में पर्यावरण संरक्षण या सूचना का अधिकार और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दे भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माने जा सकते हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। आज हम भारतीय राजनीति की, आप कह सकते हैं, उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र चलता है, यानी हमारी संसदीय प्रणाली। और जो लोग यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं कि ये विषय कितना कितना जरूरी है। बिल्कुल, अक्सर हम इसे स्कूल के किताबों में पढ़ते तो हैं, पर इसके पीछे की जो सोच है या इसके नफा नुकसान, उस पर उतनी गहराई से बात नहीं हो पाती। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम एम लक्ष्मीकांत की किताब के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर ये समझेंगे कि भारत में ये सिस्टम काम कैसे करता है। जी। और इससे भी जरूरी कि संविधान बनाने वालों ने इसी को क्यों चुना। हम सिर्फ क्या है पर नहीं, बल्कि क्यों है पर ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है ना? जमीन आसमान का। और ये फर्क देखिए एक ही चीज पर टिका है। किस चीज पर? इस बात पर कि सरकार का बॉस कौन है, मतलब सरकार किसके प्रति जवाबदेह है। अच्छा। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है, मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जी, वो अपनी हर नीति और हर काम के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मतलब अगर संसद चाहे तो सरकार से सवाल पूछ सकती है, और अगर जवाब से खुश नहीं है तो सरकार को हटा भी सकती है। एकदम सही, सीधा सा हिसाब है। सरकार जो भी करती है उसे संसद में आके उसका जवाब देना ही पड़ेगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और इसी जवाबदेही की वजह से इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिम्मेदार सरकार। बिल्कुल। और क्योंकि इसका सबसे क्लासिक मॉडल ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर से निकला, तो इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। हाँ, भारत, कनाडा, जापान, ये सब इसी क्लब में हैं। जी। लेकिन अगर राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को जवाब नहीं देना पड़ता, तो फिर राष्ट्रपति को मनमानी करने से कौन रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। वहाँ चेक एंड बैलेंस कैसे काम करता है? देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका ये दो आप कह सकती हैं अलग अलग ताकतें हैं। राष्ट्रपति सीधे जनता से चुने जाते हैं और वो अपनी टीम भी खुद चुनते हैं, जो संसद के सदस्य नहीं होते, तो वो संसद को जवाबदेह नहीं होते। लेकिन संसद उनके ऊपर लगाम कस सकती है, जैसे उनके बजट को रोककर या उनके बनाए कानूनों को पास न करके। अच्छा, तो वहां जवाबदेही रोज रोज की नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक तरह के टकराव से पैदा होती है। बिल्कुल। इसीलिए उसे स्थिर लेकिन कम जिम्मेदार सरकार माना जाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समझ गया, एक तरफ रोज की जवाबदेही और दूसरी तरफ शक्तियों का टकराव। चलिए अब इसी नजरिए से भारत की संसदीय प्रणाली की एक तस्वीर बनाते हैं। ठीक है। इसके मुख्य रंग क्या हैं, एक एक करके इन्हें समझते हैं। मेरे ख्याल से पहला और सबसे गहरा रंग तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते का ही है ना? बिल्कुल, पहला फीचर यही है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। जी। इसे यूं समझिए कि घर के कागजात दादाजी यानी राष्ट्रपति के नाम पर हैं, वो घर के मुखिया हैं। लेकिन घर चलाने के सारे फैसले पिताजी यानी प्रधानमंत्री लेते हैं। अच्छा, ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट हैं, पर सिर्फ नाम के।
असली ताकत सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। और अनुच्छेद 74 तो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करना होगा। जी, और वो सलाह उनके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि असली बॉस प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि ये प्रधानमंत्री बनता कौन है। यहीं पे शायद दूसरा फीचर आता है। हाँ। दूसरा फीचर है बहुमत दल का शासन। ये बहुत सीधा है। मतलब लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को आधे से ज्यादा सीटें मिलती हैं, राष्ट्रपति उसी के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टी चुनाव जीती वो सरकार बनाती है। लेकिन सरकार में तो कई मंत्री होते हैं। हाँ। क्या वो सब अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं या उन्हें एक टीम की तरह काम करना पड़ता है? यहाँ शायद सामूहिक जिम्मेदारी की बात आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, ये इस पूरी व्यवस्था की नींव है। अनुच्छेद 75 कहता है कि सभी मंत्री एक टीम की तरह काम करते हैं और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, एक मशहूर कहावत है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो तो क्या पूरी सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल। अगर सरकार के किसी एक बड़े फैसले पर भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। यही वो लगाम है जो सरकार को हमेशा चौकन्ना रखती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इससे जुड़ा हुआ ही अगला फीचर होगा राजनीतिक एकरूपता। कैसे? भाई, अगर सबको एक साथ डूबना है तो सबको एक ही नाव में बैठना पड़ेगा, है ना? एकदम। ज्यादातर मंत्री एक ही पार्टी के होते हैं तो उनकी विचारधारा एक होती है, और अगर गठबंधन की सरकार है तो भी वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत होते हैं। अब एक बात जो मुझे हमेशा से दिलचस्प लगती है वो है दोहरी सदस्यता। अच्छा, मतलब एक ही व्यक्ति सुबह संसद में कानून पर बहस कर रहा है और शाम को मंत्रालय में बैठकर उसी कानून को लागू करने की योजना बना रहा है। ये शक्तियों के मिश्रण का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये पांचवा फीचर है। जी। मंत्री विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका यानी सरकार दोनों का हिस्सा होते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाए जो सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने में बनना पड़ता है। जी, वरना मंत्री पद चला जाता है। और इस पूरी टीम का कप्तान मतलब प्रधानमंत्री, उनकी भूमिका तो सबसे अहम होगी। हाँ। छठा फीचर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। वो सरकार, संसद और अपनी पार्टी तीनों के नेता होते हैं। पहले उन्हें लैटिन में प्राइमस इंटर पारेस कहा जाता था, यानी बराबर वालों में प्रथम। जी, लेकिन समय के साथ उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि अब कई विशेषज्ञ इसे प्रधानमंत्री वाली सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट कहने लगे हैं। अच्छा, जहां प्रधानमंत्री का फैसला ही कैबिनेट का फैसला माना जाता है। एक तरह से हाँ। ठीक है। और आखिरी 2 फीचर्स क्या हैं जो इस तस्वीर को पूरा करते हैं? सातवां है निचले सदन का विघटन। ये प्रधानमंत्री के हाथ में एक तुरुप का इक्का है। वो कैसे? अगर उन्हें लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही या उन्हें नए सिरे से जनादेश चाहिए तो वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं और नए चुनाव कराने की। जी। और आठवां फीचर है गोपनीयता। मंत्री पद की शपथ लेते समय गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। वो सरकार के अंदरूनी बैठकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो इन 8 फीचर से हमारी संसदीय प्रणाली की तस्वीर तो काफी साफ हो गई, लेकिन कोई भी तस्वीर परफेक्ट तो होती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अब बात करते हैं इसके गुण और दोषों की। इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य। क्योंकि मंत्री संसद से ही आते हैं और वहीं बैठते हैं तो दोनों के बीच टकराव की गुंजाइश कम होती है। कानून बनाना और उसे लागू करना दोनों में तालमेल रहता है। अमेरिका की तरह नहीं, जहां राष्ट्रपति कुछ चाहते हैं और वहां की संसद कुछ और काम ठप। सही कहा। और दूसरा फायदा तो इसकी बुनियाद में ही छिपा है, जिम्मेदार सरकार। हाँ, ये तो हमने शुरू में बात की थी। जी, संसद के पास प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सबसे बढ़कर अविश्वास प्रस्ताव जैसे कई हथियार हैं जिनसे वो सरकार को हमेशा काबू में रखती है। एक मिनट, यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है। कैसा विरोधाभास? हम आगे चलकर इसके एक दोष की बात करेंगे, कैबिनेट की तानाशाही। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये प्रणाली निरंकुशता पर रोक लगाती है, और दूसरी तरफ इसका एक दोष कैबिनेट की तानाशाही भी है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। ये कैसे हो सकता है? ये इस प्रणाली का सबसे दिलचस्प और जटिल पहलू है। ये दोनों बातें सच हैं,
बस हालात पर निर्भर करता है। अच्छा। जब किसी पार्टी के पास या तो बहुमत न हो या बहुत कमजोर बहुमत हो या वो गठबंधन में हो, तब संसद बहुत ताकतवर होती है और सरकार पर पूरा नियंत्रण रखती है। जी, तब ये निरंकुशता पर रोक लगाती है। लेकिन जब किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाए, जैसे लोकसभा में 400 सीटें, तब क्या होता है? तब पासा पलट जाता है। तब पार्टी विप के जरिए अपने सभी सांसदों को कंट्रोल करती है और कैबिनेट जो चाहती है वो संसद में आसानी से पास हो जाता है और विपक्ष कमजोर हो जाता है। और संसद एक रबर स्टैम्प की तरह लगने लगती है। इसी स्थिति को आलोचक कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में अक्सर ये आरोप लगते थे। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। बहुत ही जरूरी बात है ये। चलिए अब वापस इसके दोषों पर आते हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना होती है वो है इसकी अस्थिरता को लेकर। हाँ, इसका सबसे बड़ा दोष है अस्थिर सरकार। सरकार की जिंदगी लोकसभा में बहुमत के धागे से बंधी होती है और ये धागा कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव से, गठबंधन टूटने से या दल बदल से। और जब हम मोरारजी देसाई से लेकर गुजराल तक की सरकारों को देखते हैं तो सिर्फ सरकारें नहीं गिरती। असल में देश की आर्थिक नीतियां, विदेशी संबंध, सब कुछ एक अनिश्चितता के दौर में चला जाता है। बिल्कुल, और यहीं से इसका दूसरा दोष निकलता है, नीतियों की निरंतरता का अभाव। पॉलिसी पैरालिसिस। जी, हर 2-3 साल में सरकार बदलने का मतलब है कि कोई भी बड़ा निवेशक या कोई दूसरा देश भारत पर लंबी अवधि के लिए भरोसा करने से कतराएगा। ये अस्थिरता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होती है। सही कहा। 1977 में जनता पार्टी आई, उसने कांग्रेस की नीतियां पलट दी। 1980 में कांग्रेस वापस आई, उसने फिर सब कुछ बदल दिया। इससे देश का बहुत नुकसान होता है। और एक आखिरी दोष जो शायद मंत्रियों की काबिलियत से जुड़ा है। हाँ, वो है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट को अपना मंत्री बना सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो या अर्थशास्त्री। जी, लेकिन हमारी प्रणाली में प्रधानमंत्री को अपने 543 सांसदों में से ही मंत्री चुनने होते हैं। और जरूरी रहे कि जो अच्छा चुनाव जीत सकता हो वो अच्छा रेल मंत्री या वित्त मंत्री भी साबित हो। बिल्कुल, इससे प्रतिभा का जो दायरा है वो बहुत सीमित हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद अब वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की स्थिरता को छोड़कर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की इस अस्थिरता को क्यों चुना? जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। वही तो, एक नहीं 4 बड़ी वजहें थीं और संविधान सभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। अच्छा। पहला और सबसे व्यवहारिक कारण था प्रणाली से परिचित होना। हम पिछले 30-40 साल से ब्रिटिश राज में इस सिस्टम को थोड़ा बहुत देख और चला रहे थे। के.एम. मुंशी ने सभा में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, जब हम दशकों से इस व्यवस्था का अनुभव कर चुके हैं तो एक नई और अनजान प्रणाली को अपनाकर एक नया जुआ क्यों खेलें? मतलब एक जानी पहचानी राह पर चलना ज्यादा सुरक्षित समझा गया। पर क्या सिर्फ यही कारण था? नहीं, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था स्थिरता से ज्यादा जिम्मेदारी को प्राथमिकता देना। अच्छा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में 2 चीजें होनी चाहिए, स्थिरता और जिम्मेदारी। लेकिन दोनों को एक साथ पाना लगभग नामुमकिन है। अमेरिकी सिस्टम आपको स्थिरता देता है पर जवाबदेही कम। और ब्रिटिश सिस्टम? वो जवाबदेही ज्यादा देता है पर स्थिरता कम। तो उन्होंने एक तरह से सौदा किया। उन्होंने शर्त लगाई कि एक जवाबदेह सरकार, भले ही वो कमजोर और अस्थिर हो, एक स्थिर लेकिन कम जवाबदेह सरकार से बेहतर है। ये एक नए देश के लिए बहुत बड़ा दांव था। बिल्कुल। और तीसरा कारण इसी से जुड़ा था। वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच रोज-रोज के संघर्ष से बचना चाहते थे, जो अमेरिकी सिस्टम में आम बात है। जिसके सामने हजारों समस्याएं हैं, वो सरकार के 2 अंगों की आपसी लड़ाई का बोझ नहीं उठा सकता। और चौथा कारण शायद भारत की आत्मा से जुड़ा था, हमारी विविधता। हाँ, चौथा कारण था भारतीय समाज की प्रकृति। भारत जैसा विविध देश, जहाँ इतनी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां हैं, वहाँ एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो सबको साथ लेकर चल सके। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में देश के हर कोने, हर समुदाय के लोगों को जगह दे सकते हैं। इससे लोगों को लगता है कि सरकार में उनकी भी आवाज है। और ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। तो ये साफ है कि ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। लेकिन हमने ये मॉडल ब्रिटेन से लिया, तो क्या हमने इसे ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट कर लिया
या इसमें कुछ मेड इन इंडिया बदलाव भी किए? नहीं, ये नकल बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रिएटिव अडेप्टेशन है। अच्छा। दोनों में 4 बड़े अंतर हैं। हम्म। पहला तो सबसे बुनियादी है, भारत एक गणतंत्र है, हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है। जबकि ब्रिटेन में राजशाही है, जहां राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होते हैं। बिल्कुल। दूसरा अंतर संसद की अपनी ताकत को लेकर है। वो कैसे? ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत चलता है, मतलब वहां संसद ही सबसे ऊपर है। वो कोई भी कानून बना सकती है? जी, और कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हमारे पास एक लिखा हुआ संविधान है, न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार हैं, जो संसद की शक्ति पर लगाम लगाते हैं। एकदम सही। तीसरा अंतर प्रधानमंत्री पद को लेकर है। ब्रिटेन में एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री को निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। जी। और इसके तो हमारे पास कई उदाहरण भी हैं। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। सही कहा। और चौथा अंतर एक अनोखी संस्था का है, जो ब्रिटेन में तो है पर भारत में नहीं। वो क्या है? शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाती है, मतलब हर मंत्री के लिए एक शैडो मंत्री। अच्छा। उसका काम होता है सरकार के उस मंत्रालय पर नजर रखना और वैकल्पिक नीतियां तैयार करना। इससे विपक्ष हमेशा सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। और भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो साफ है कि हमने ढांचा जरूर ब्रिटेन से लिया, पर उसकी आत्मा को भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदला। निश्चित रूप से। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो ये कह सकते हैं कि भारत का संसदीय प्रणाली को अपनाना एक बहुत गहरा और सोचा समझा फैसला था। इसमें स्थिरता के ऊपर जवाबदेही को तरजीह दी गई। ये एक ऐसी प्रणाली है जो देश की विविधता को समेटती है और सरकार पर संसद का अंकुश बनाए रखती है, भले ही इसकी कीमत कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता से चुकानी पड़ती हो। बिल्कुल, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। जी। और चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। 1970 के दशक से ही भारत में ये बहस चल रही है कि क्या हमें संसदीय प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रपति प्रणाली अपना लेनी चाहिए। हाँ, 1975 में स्वर्ण सिंह समिति ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया था। और ये बहस आज भी उतनी प्रासंगिक है, खासकर जब हम गठबंधन सरकारों का लंबा दौर देखते हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत के लिए स्थिरता और जवाबदेही के बीच का ये संतुलन कितना सही है। क्या 75 साल बाद हमें इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।